हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपके सेक्टर 32 में प्रेजेंट है चंडीगढ़ में। उसमें बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर आपका किस तरह का आता है। अगर हम बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर को देखें तो उसमें मेजर कंटेंट आपका क्या होता है, 50% बायोलॉजी होता है। अगर उसके साथ हम अगर केमिस्ट्री भी कर लेना तो हमारा ईजिली क्या है, जीएमसीएच का बीएससी नर्सिंग का पेपर ईजिली क्वालिफाइड हो जाएगा। तो हम उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि Which statement is correct for light band of myofibril? क्या होता है लाइट बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल? करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मायोफाइब्रिल होता क्या है। ये आपको मसल्स दिख रही है, इसके अंदर क्या है, काफी सारे मसल्स फाइब्रिल के बंडल हैं। उसमें से क्या करा हमने, एक बंडल को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और एक बंडल में से क्या करा हमने, सिंगल मसल्स फाइबर को उसमें से बाहर निकाल दिया, ठीक है। सिंगल मसल फाइबर को आप सपोज करो कि एक वो सिंगल सेल है, ठीक है। तो अब सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, पर लेकिन यहाँ पर आपके काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंथेशियम बोलते हैं। जैसे आपके सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक है, ये वाला। और कैसे हमारे सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, सार्कोलेमा होती है, ठीक है। सार्कोलेमा होती है तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सार्कोप्लाज्म होते हैं, जिसके अंदर आपके ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। अगर हम माइक्रोफाइब्रिल्स को देखा जाए तो वो कैसे अरेंज होते हैं, ये आपको जेड लाइन दिख रही है, ये आपकी इलास्टिक है। और ये वाला क्या है आपका, एक्टिन है। इसको हम थिन बैंड भी बोलते हैं। इसको बुला के हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड, जिसको आई बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको ये रेड से कलर में दिख रहा है, ये क्या है आपका, मायोसिन है। ये थिक बैंड बोलते हैं जिसको, जो कि बीच में एम लाइन से अटैच होता है। आपको ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका एच जोन है, ठीक है। और इस वाले जो मायोसिन वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, डार्क बैंड हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड, ठीक है। क्योंकि आई बैंड का एक्टिन होता है ना इसके अंदर, लाइट बैंड होते हैं, थिन होता है। लाइट बैंड इज ए बैंड, नहीं। ए बैंड कौन सा होता है आपका, मायोसिन होता है, जिसको थिक बैंड भी बोलते हैं आपको। लाइट बैंड एंड इज ए आइसोट्रोपी एंड पोलराइज लाइट। जो आपका जो लाइट बैंड होता है, जो एक्टिन जिसमें प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहता है, प्लेन पोलराइज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पोलराइजेशन करने की उसमें पावर होती है, ठीक है। जो लाइट बैंड इज, ये आपका सही हो गया। लाइट बैंड इज एन एनाइसोट्रोपिक विथ पोलराइज्ड लाइट। पहले ही पता है कि हमारे जो लाइट बैंड होते होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड सी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईच माइक्रोफाइब्रिल हैज अ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, ठीक है। हमने देख लिया ये आपके लाइट बैंड थे, ये डार्क बैंड थे। In detail study of microfibril has established that the stated appearance due to distribution of pattern to important protein actin, दिख रहा है stated appearance दिख रहा है आपको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, इसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, मैंने आपको बताया। whereas a dark band is called a band and anisotropic contain myosin, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द सेकंड वाला, द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैंगनीज इज आउटर मोस्ट लेयर इज। अगर हम ब्रेन का स्कल का स्ट्रक्चर देखें, आपको कैसा दिखेगा, इस तरह का, सेकंड, इस तरह से। ये आपको बोन दिख रही है ना, बोन, जो स्कल बोन है, उसी के नीचे आपका क्या होता है, डूरा मैटर होता है, जो बिल्कुल स्कल के बिल्कुल बराबर में रहता है। जो बोनी स्कल होता है ना आपके, उसके पास क्या होता है, डूरा मैटर होता है, ठीक है। और आपके जो दिख रहा है ना, ब्रेन के जो टिश्यू दिख रहे हैं, ये ब्रेन है, ये आपके टिश्यू है, उससे क्या होता है, आपका पाई मैटर है ना, उससे बिल्कुल जुड़ा होता है, मिला होता है उसके टिश्यू के साथ। क्या ये होता है हमारा पाई मैटर। ड्यूरा मैटर किसके साथ था, स्कल के बोन के साथ था, और अपर मोस्ट था मेलेंजीज में सबसे ऊपर। और सबसे नीचे कौन सा आपका पाई मैटर था, जो कि ब्रेन टिश्यू के साथ था। और बीच में क्या है आपका, आर्किनोइड मैटर है, ये वाला दिख रहा है आर्किनोइड मैटर है, ये आपके बीच में है, ठीक है।
तो उसने ऊपर अपर मोस्ट वाला पूछा है, तो हमारा क्या हो गया, ड्यूरामीटर हो गया। ठीक है, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेगुलेशन क्या होता है, कन्फॉर्मेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, अगर देखा जाए कि रेगुलेटर क्या है, जो अपना इंटरनल जो अंदर का एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन रखे, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखे, बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी चेंज हो जाए पर इंटरनल वो हमेशा मेंटेन रखें, जैसे ये दिख रहा है। और कन्फॉर्मन क्या है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ वो भी अपना टेम्परेचर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज कर ले, वो क्या है आपके कन्फॉर्मर्स हो गए। पार्शियल क्या है, वो जो पार्शियली रेगुलेट कर ले अपने आप की बॉडी को, तो हम देखते हैं। ठीक है, रेगुलेटर क्या है, जो होमोस्टेसिस है, जो अपने टेम्परेचर को इंटरनल को मेंटेन रख ले। कन्फॉर्मर क्या है, जो बॉडी को चेंज कर ले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्या हो गया आपके कन्फॉर्मर हो गए। माइग्रेशन क्या हो गया, वो जो कि आपके बाहर का एनवायरनमेंट उनके लिए सही नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए माइग्रेट कर गए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कैनोल नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, जिसमें आपकी साइबेरियन जो बर्ड्स होती हैं, जो एक्सट्रीमली कूल क्लाइमेट होता है वहां पर, उसके वजह से आपकी ये क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, कैनोल नेशनल पार्क है, वहां पर आपकी क्या आती है, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं माइग्रेट होकर। ठीक है, कौन सा, केलोन नेशनल पार्क जो है, जो भरतपुर में है राजस्थान में, जहां से आपकी साइबेरियन बर्ड क्या है, साइबेरिया से आपके राजस्थान में आती हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्यों टेम्परेरी माइग्रेशन का होता है उनका, टेम्परेरी माइग्रेशन, कुछ टाइम के लिए मूवमेंट होता है उनका। सस्पेंशन क्या होता है, एस्केप फॉर अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, कुछ जब इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए ठीक नहीं होती है, तो वो क्या कहते हैं, एक स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, सस्पेंशन क्या होता है, बैक्टीरिया और प्लांट क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं। एक क्या होते हैं, एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए आपको सस्पेंशन कर लेते हैं कि मतलब जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होती है, वो जब ही उठते हैं एक तरह से। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे हर्बिनेशन होता है, विंटर स्लीप कर लेते हैं, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो जैसे विंटर में पोलर बियर कर लेता है। एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप हो जाती है, जो स्नेल और फिश कर लेते हैं। जू प्लैंकटन जो होते हैं, जो लेक और पॉन्ड में क्या है, डायपोज स्टेज में चले जाते हैं, जब उनके लिए इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ, रेगुलेशन वाई क्या है, होमोस्टेसिस। कन्फॉर्मेशन क्या है, कि मूवमेंट करके वो किसके लिए, मतलब जो अपना जो टेम्परेचर वो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, टेम्परेरी मूवमेंट कर लिया। कोलर नेशनल पार्क जो भरतपुर में आपका राजस्थान में जो है, जिसमें साइबेरियन बर्ड आती हैं। सस्पेंशन क्या हो, एस्केप फॉर अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसने काफी सारे एपिथेलियम दे रखे हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल, कोलोमना, सीलेटेड एपिथेलियम। उसको अरेंज करना है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे स्क्वेमस इपिथेलियम देखते हैं, तो स्क्वेमस इपिथेलियम आपके ब्लड वेसल और एयर सैक ऑफ लंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है, और जहाँ वो स्क्वेमस इपिथेलियम में आपके होता है। जैसे क्यूबोइडल इपिथेलियम देखें, तो डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है, जो आपने देखा होगा प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब, उसमें आपकी क्यूबोइडल इपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है। अगली आया कोलोमनर एपिथेलियम, आपके स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कोलोमनर एपिथेलियम में ही होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, आपके ब्रोंकोइल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, एयर सैक ऑफ लंग, क्यूबोइडल एपिथेलियम, डक्ट ऑफ ग्लैंड, कोलोमनर एपिथेलियम, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, सीलिएटेड एपिथेलियम, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमारा आंसर 4 ठीक है। A pair of centrally located microtubules are found in, जो पेयर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस जगह फाउंड होते हैं। आपने देखा होगा सीलिया और फ्लैजिला, उसमें क्या होता है, 9 जो होती हैं जो पेरिफेरी पे जो होते हैं माइक्रो, वो डबलेट होते हैं। जब आपके जो अगर सेंट्रली शीथ के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो भी डबल में ही प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ कैसे होता है। फ्लैजिला आर इनक्लोज्ड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देयर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एक्सोनीमा। जो एक्सोनीमा के अंदर जो आपके 9+2 डबलेट होते हैं ना, द एक्सोनोमा हैज ए 9 पेयर ऑफ डबलेट जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोट्यूबुल आर अरेंज इन द पेरिफेरी। जो 9+2 अरेंज 9 जो प्रेजेंट है, जो 9 जो डबलेट प्रेजेंट है, वो तो पेरिफेरी पे अरेंज है। जो 2 है, ए पेयर ऑफ ए सेंटर लोकेटेड इन द माइक्रोट्यूब, जो 2 हैं वो आपके सेंटर में लोकेटेड है। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा।
आपको दिख रहा है ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये 9 है लेकिन है डबलेट में, ठीक है। आपको 2 दिख रहे हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये दोनों एक दूसरे से सिंगल ट्यूबुलेट प्रोटीन है, दोनों माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है ये एक दूसरे से भी अरेंज है। ये आपको ये हल्की सी ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये लिंकर प्रोटीन है। ये लिंकर प्रोटीन से एक दूसरे से कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सेंट्रल शीथ दिख रही है ये आपको, और ये आपको ये दिख रहे हैं ना माइक्रोट्यूबुल्स, जो दोनों डबलेट जो दिख रहे हैं पेरिफेरी में, ये भी एक किससे सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक से कनेक्ट है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको रेडियल स्पोक से कनेक्ट है ये इस तरह से। तो क्या हुआ हमारे पे 9+2 अरेंजमेंट हुआ किसका, सीलिया और फ्लैजिला का, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कि क्या है, सीलिया और फ्लैजिला में दोनों में आपकी क्या है 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। और हमें इसमें ऑप्शन क्या दे रही है, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम में क्या होता है कि आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं इस तरह से, और लेकिन उसके अंदर ये आपको ये दिख रहा है ना, ये अंदर सेंट्रल हब में आपके ये क्या है माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये जो दिख रहे हैं ये डबलेट ये ट्रिपलेट में होते हैं, किसमें, सेंट्रियोल्स में। आपको मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना माइक्रोट्यूबुल, ये ट्रिपलेट में प्रेजेंट है, रेडियल स्मोक इसमें भी कनेक्ट है, और लिंकर प्रोटीन इसमें भी है। सेंट्रल हब में आपको कोई भी माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट हो गया 9+0 और इसका अरेंजमेंट हो गया 9+2, ठीक है। 9 डबलेट है, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसने पूछा था अंदर माइक्रोट्यूबुल किसके लोकेटेड होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथुनोजन, नोस्टॉक, नाइट्रोबैक्टीरिया एंड कोलेरा, ठीक है। अगर हम देखें मिथुजन कहाँ होते हैं आपके, मिथुजन होते हैं सेप्रोट्रॉफी, जो डेड एंड डिके से अपना फीडिंग करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं मेथोजन्स होते हैं। तो हमारे ये हो गया ठीक, ठीक है। नोस्टॉक क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ, जिसमें क्लोरोफिल ए होते हैं, नोस्टॉक और एनिमिनियस में क्लोरोफिल ए होती है, उससे अपने फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या होता है, अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी भी लेते हैं। तो क्या नोस्टॉक हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर हो गया आपका नाइट्रेट से नाइट्राइट, वो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को बनाएगा। तो ये क्या आ गया, एक क्या होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो ये क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया। अब वो अच्छा कोलेरा, कोलेरा क्या होगा, आपके पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोनोक्लेक्स, गोनोक्लेक्स क्या है, यूनिसेलुलर रेड एल्गी, मल्टीसेलुलर रेड एल्गी, प्रोटिस्टा विद डबल फ्लैजिला, हैविंग ए प्रोडिमिनेंटली आर फाइकोराइथिन। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि गोनोक्लेक्स है क्या। ये एक प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का मेंबर है और जो कि डायनोफ्लैजिलेट से बिलोंग करता है। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, हमें पता होना चाहिए। डायनोफ्लैजिलेट में जो गोनोक्लेक्स है क्या होता है, इसके पास दो ट्रांसवर्सन और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये मराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, इसके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमें ये पता हो गया। और क्या होता है, जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो ऐसा लगता है कि जो आपकी सी होती है कि रेड टाइड की तरह दिखने लगती है। गोनोक्लेक्स जब मल्टीप्लाई करता है तो सी अपीयर रेड टाइड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, आप ये देख सकते हैं, इसके मतलब ट्रांसवर्सन लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इस तरह से होता है, जैसे आप देख रहे हो दो सेल वॉल है, प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल के बीच में क्या होता है, मिडिल लैमेला होती है, उसके बीच में स्पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करती है और अपने साइटोप्लाज्म को एक दूसरे में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो किसके पास होता है, प्लांट सेल वॉल के पास होता है। प्लाज्मोडेस्माटा एंड प्लाज्मोडेस्मा इज अ साइटोप्लाज्मिक चैनल that connect to adjacent plant cell, ठीक है। that transverse both cell wall and middle lamella, जो सेल वॉल के दो सेल वॉल के प्लांट के बीच में मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। a layer which the cell wall or two adjacent plant cell are cemented together, जिसकी वजह से क्या होती है, दोनों सेल वॉल जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, किसके, मिडिल लैमेला की वजह से, और उससे की वजह से क्या होता है, आपका प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनता है। तो करेक्ट क्या हो गया आपका, सेल वॉल और मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, तो किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके प्लांट सेल वॉल के प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा ये ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन बट सेलुलोज डू नॉट गिव
स्टार्च के साथ तो दे देता है, लेकिन सेलुलोज के साथ आपका कलर नहीं देता। रीजन क्या है? अगर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें और सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता पड़ेगा कि क्या रीजन है कि हम इसमें दे रहा है और उसमें नहीं दे रहा है कलर। ठीक है, अगर स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखें, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, आयोडीन को होल्ड कर लेता है। लेकिन सेलुलर का स्ट्रक्चर तो प्लेन होता है, यूं करके सीधा सीधा, वो हेलिकल नहीं होता, वो आयोडीन को होल्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए स्टार्च ब्लू कलर देता है। और एक और चीज बताऊं, जो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी हेलिकल की तरह होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर काफी हेलिकल होता है, वो स्टार से भी ज्यादा हेलिकल होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि ग्लाइकोजन रेड कलर दे देता है आयोडीन की तरह, क्योंकि वो भी आयोडीन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। स्टार्च तो है हेलिकल, वो तो आयोडीन के साथ ब्लू कलर दे ही रहा है, क्योंकि हेलिकल में आयोडीन फंस जाता है, तो वो ब्लू कलर दे रहा है। इसी के रीजन है। आपको मैं तीनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, सेलुलोज का, स्टार्च का, और किसका, स्टार्च और ग्लाइकोजन का। ठीक है, आप सेलुलोज को देखिए। सेलुलोज क्या है, प्लांट का है। इसमें क्या है, बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, और सब यूनिट क्या होती है, एक दूसरे से जो लिंकर होती है, 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्रांच इसमें होती नहीं है। ब्रांच नहीं है, दिख रहे हो आपको, सीधा सीधा दिख रहा है, प्लेनर प्लेनर सा दिख रहा है। ये भाई इसके पास है ही नहीं हेलिकल स्ट्रक्चर, तो क्या होल्ड करेगा ये। और स्टार्च के अंदर देखें तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज क्या करता है, अल्फा ग्लूकोज का होता है, और ये भी अल्फा ग्लूकोज होता है। ये तो एकदम सीधा रहता है, लीनियर होता है अमाइलोज। लेकिन आपका जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, उसमें 1,4 और 1 से ग्लूकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या करता है, आपके आयोडीन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। जब आयोडीन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगा तो इजीली क्या है, वो कलर चेंज करेगा, इसलिए स्टार्च ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, अब अगर ग्लाइकोजन को देखें, ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। इसमें भी 1,4 और 1,6 ग्लूकोज, 1,4 तो इस तरह से हो गया, 1,6 इस तरह से हो गया, 1,4 तो लीनियर लिंकेज हो गया एक तरह से, और 1,6 हो गया ब्रांच में। ठीक है, तो जिसकी वजह से 1,6 की वजह से क्या हो गया, ये इसने ब्रांच स्ट्रक्चर गेन कर लिया। जब इसने ब्रांच स्ट्रक्चर गेन कर लिया तो इजीली क्या कर लेगा, ये आयोडीन को होल्ड कर लेगा। कुछ चीज घनी टाइप की होगी इस तरह से, वही तो आयोडीन को होल्ड कर पाएगी, लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब वो होल्ड कर लेगी तो क्या कर लेगा कि उससे ग्लाइकोजन से आपको रेड कलर मिल जाएगा, और क्या स्टार्च से आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। और सेलुलोज क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, उससे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो सेलुलोज के साथ वो कोई कलर देती नहीं है। ठीक है, तो स्टार्च कैन होल्ड IO2 molecule in the helical structure portion, ठीक है। cellulose do not contain a complex helical structure, ठीक है। cellulose cannot hold IO2, ठीक है। all of these correct। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेवल ABCD ने गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को देखने से हमें क्या लग रहा है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू रूट। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, पहले आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस के अंदर जाएगा, फिर पेरिसाइकिल के अंदर, फिर जाइलम के थ्रू प्लांट के ऊपर तक पानी जाएगा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको देखने से अगर हमें देखें तो हमें क्या लगेगा कि आपको कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, कि आपने ये पहले देखा, ये आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल दिख रही है। सेल वॉल में आपका होता है एपोप्लास्ट, और ये क्या है, आपका जो लिविंग होता है उसमें होता है सिम्प्लास्ट। लिविंग में आपका सिम्प्लास्ट, और नॉन लिविंग में एपोप्लास्ट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, दोनों की तरफ से एब्जॉर्ब हुआ, सिम्प्लास्ट की तरह और एपोप्लास्ट की तरह, दोनों की तरफ से हुआ। तो अब क्या होगा, जो वाटर ट्रांसमिट होगा एपोप्लास्ट में, वो सेल वॉल टू सेल वॉल होगा, और सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्रॉस वॉल ट्रांसमिशन होगा, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी एक से दूसरे के अंदर जाने में। ठीक है, जैसे एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या क्रॉस वॉल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इसमें आएगा कॉर्टेक्स के अंदर, तो ऐसे चलता रहेगा, आगे तक बढ़ता रहेगा, एपोप्लास्टिक एपोप्लास्ट भी चलता रहेगा, मतलब जो डेड सेल में जो है वो भी वाटर ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपके डेड वॉल उसके पास आएगा, किसके पास, एंडोडर्मिस के पास आएगा, तो एंडोडर्मिस में क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ये सुवेरिन की बनी होती है। सुवेरिन स्ट्रिप होती है, तो वाटर को ये ट्रांसमिट नहीं होने देती हैं, क्या रोक लेती हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगी, तो इनको क्या आना पड़ेगा, सिम्प्लास्ट के अंदर ही आना पड़ेगा। जब ये सिम्प्लास्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, एपोप्लास्ट किसके अंदर चला गया,
सिम्प्लास्ट के, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, तो फिर आगे जाएंगे, पेरीसाइकिल में आएगा। पेरीसाइकिल में आने के बाद यहाँ से अब फिर जाइलम के पास आने के बाद फिर पूरा एपोप्लास्ट स्टार्ट हो जाएगा। एपोप्लास्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जाइलम होगा। जाइलम किससे बना होता है आपका, किससे, एक तो हो गया आपका वेसिकल और ट्रैकोइड, उसके थ्रू आपका पूरा एपोप्लास्ट स्टार्ट हो जाएगा ऊपर तक। तो हमारा वाटर इसका रूट के थ्रू कैसे हुआ, पहले एपिडर्मिस के अंदर आया, फिर कॉर्टेक्स के अंदर आया, फिर एंडोडर्मिस के अंदर आया, फिर पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस में कैस्पिरियन स्ट्रिप थी, कैस्पिरियन स्ट्रिप के थ्रू वो किसके अंदर आ गया, अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। किस साइटोप्लाज्म में क्या चलता है आपका, सिम्प्लास्ट चलता है, और सेल वॉल में क्या चलता है आपको, एपोप्लास्ट चलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर जी एंड सी डी आर रिप्रेजेंट, जी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जी और डी कहाँ गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी और डी। अगर हम ये इसको डायग्राम को देखा जाए तो ये क्या है, दिख रहा है आपको, मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, और ये C4 साइकिल है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। C4 साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको देखना चाहिए। तो C4 साइकिल में क्या होता है आपका, क्रिंज एनाटॉमी होती है, क्रिंज एनाटॉमी होती है, और क्या होता है आपका, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइस के अंदर, शुगर केन के अंदर, और एट्राप्लेक्स के अंदर, एमरेंथस के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो क्या होता है कि हमारा जो CO2 है, जब बायोकार्बोनेट आयन के उसमें एब्जॉर्ब होते हैं तो क्या होता है, फॉस्फिनोल पायरुवेट देखा है आपने, फॉस्फिनोल पायरुवेट इसको C3 बोलते हैं, C3 बोलते हैं फॉस्फिनोल पायरुवेट। फॉस्फिनोल पायरुवेट किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज, फॉस्फिनोल पायरुवेट के पेप्केज की प्रेजेंस में आपके एब्जॉर्ब मतलब फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन से क्या बनेगा, C4 एसिड बनेगा। C4 एसिड कौन सा है यहाँ पर, कौन सा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा, ये वाला आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है आपका। ऑक्जेलो एसिड का रिडक्शन होगा तो जब यहाँ पर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड में। ये वाला आपका क्या हो गया, मैलिक या एस्पर्टिक एसिड हो जाएगा। मैलिक और एस्पर्टिक एसिड में जब आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ तो रिडक्शन हुआ, पर यहाँ से जब ये एस्पर्टिक एसिड और मैलिक एसिड में आया कन्वर्ट हुआ है, जब ये उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 रिमूव हो जाएगी। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड था, मैलिक एसिड आपके 4 कार्बन का कंपाउंड है, जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक CO2 निकल गई, तो कितने कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन। और फॉस्फेनोल पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड ये है, तो ये अब ट्रांसमिट हो जाएगा ऊपर, क्या किसमें, मीजोफिल सेल के अंदर, और फिर क्या होगा, फिर ये साइकिल फिर रिपीट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि आपका जो CO2 है, यहाँ पर आपकी क्या होगी, फिक्सेशन ऑफ केल्विन, जो CO2 आपके रिमूव होगा, ये डिकार्बोक्सिलेशन से निकलेगा, वहां पे आपके केल्विन साइकिल में CO2 का फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पहले तो हमको दिखा कि G क्या है, G है हमारा बाइकार्बोनेट, और D क्या है हमारा, क्या है, फॉस्फिनोल पायरुवेट। फॉस्फिनोल पायरुवेट कितने उसके कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो हमारी ये ठीक है, ये C4 साइकिल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग विद। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, हम DNA को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, कैथोड और एनोड को पोल्स अप्लाई करके, तो DNA सेपरेट हो जाता है एग्रोस जेल में। एग्रोस जेल के बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज लेयर पर। नाइट्रोसेलुलोज पर वो विजुलाइज तो होता नहीं है, विजुलाइज नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड की हम क्या करते हैं, उस पर स्टेनिंग करते हैं। उससे स्टेनिंग करने से क्या होता है, वो हमें विजुलाइज होने लग जाता है। देखिए क्या करते हैं, DNA फ्रेगमेंट इज सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुलाइज बाय स्टेनिंग ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। जब इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग करती है तो जब हम क्या करते हैं, उससे क्या होता है, जब हम UV रेडिएशन डालते हैं
तो वो हमें क्या करता है, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इथिडियम ब्रोमाइड हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज रिमूवल ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन में कन्वर्ट करने में हमें क्या मतलब कौन सी चेन को रिमूव करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे पास प्रो इंसुलिन में क्या होते हैं, कौन कौन सी चेन होती हैं। अगर देखें, जब हमारे इनएक्टिव फॉर्म में जब इंसुलिन होता है तो हम उसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन के हमारे पास 3 चेन होती हैं, ए बी सी। जब हम उसे प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें से सी चेन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये है ए और बी हो गया, और ये सी है आपकी, ये वाली आपकी सी है। तो हमने ये सी वाले को रिमूव कर दिया, ए और बी को हमने रहने दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड में इस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या होता है, ये हमारे जो इंसुलिन है, हम पहले या कुछ टाइम पहले प्रिमिटिव टाइम में हम क्या करते थे, हम लेते थे इससे, किससे, कैटल से लेते थे। तो कैटल से या पिग से लेते थे, पर वो क्या करता था, हमारे में एलर्जिकल रेस्पॉन्स देता था, जिससे हमने लेना बंद कर दिया। फिर हम किस पे चले गए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी पे चले गए। उसमें क्या करा हमने, हमने क्या करा, ये आपको ये ए और सी पेप्टाइड चेन दिख रही है, पेप्टाइड चेन दिख रही है किसकी, इंसुलिन की। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है ना। हमने क्या करा, ए और बी चेन को क्या कर दिया, इकोलाई में डाल दिया, और उससे हमने प्रोडक्शन कराया इन दोनों चेनों का। उन चेनों का प्रोडक्शन करने के बाद क्या करा हमने, उसमें हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, एक्टिव इंसुलिन हमें मिल गई। तो हमने क्या करा, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या करा, इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। तो हमने कौन सी चेन रिमूव करी थी, सी चेन, पेप्टाइड चेन हमने रिमूव करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the pH of insulin gut required for activation of ingested बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल। हमें कैसा पीएच की रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या होता है बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दें। पहले बात हमें ये देखना चाहिए, बैसिलर थ्रोगोजेनेसिस क्या होता है, एक क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अपनी, जो बैक्टीरिया होता है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है एक अपनी सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में। जिससे क्या होता है कि अगर वो प्रोटीन कोई भी इंसेक्ट मतलब उसको खाता है, तो उससे क्या होता है कि वो उस इंसेक्ट के जो इंटेस्टाइन में होता है एल्कलाइन पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच से जब वो डिसॉल्व होता है तो उससे क्या होता है, पंचर्ड हो जाती है उसके इंटेस्टाइन, और उससे उससे क्या होता है आपका, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो कौन कौन से उस पे एक्ट करती है, लेपिडोपैट्रिन, सेफ्लोपैट्रिन, डाइपैट्रिन पे एक्ट करती है। Actually, the beta toxin produced exists in an inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, जब इंसेक्ट वो इनएक्टिव टॉक्सिन लेता है, कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू किसके वजह, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। क्या होता है, वो क्रिस्टल जो है वो सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है, किसमें, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सम चिल्ड्रन ADA deficiency can be cured by ADA deficiency। ADA deficiency से क्या होता है आपका, पहले हम क्या हुआ, ADA deficiency सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया। ADA deficiency से क्या होता है, आपका इम्यून जो रेस्पॉन्स जो होता है वो डिले हो जाता है काफी। तो क्या होता है, ये क्या होता है, डिलीटिशन ऑफ, क्या होता है, डिलीटिशन ऑफ जीन की वजह से ADA deficiency होती है। अब क्या होता है कि जब ये हमने क्या करा, एडीए डेफिशिएंसी को हमने क्योर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, तो उससे भी कंप्लीट क्योर नहीं हो पाया। फिर हमने क्या करा, उसके हमने एंजाइम थेरेपी करी। एडीए डेफिशिएंसी के क्या होता है, एडीए हार्मोन्स को हमने क्या करा, अलग से प्रिपेयर किया, फिर उसमें इंजेक्ट कर दिया, एंजाइम को उसको इंजेक्ट कर दिया। उससे क्योर, जब भी हम कब तक उस इंजेक्शन से देते रहेंगे, उससे भी कंप्लीट क्योर नहीं हो पाया। फिर क्या हमने करा, cDNA टेक्नोलॉजी से किया। हमने क्या करा कि हमने क्या एमआरएनए निकाला उसका, जो कि एडीए को प्रोड्यूस करता है, एडीए एंजाइम को। हमने उस एंजाइम का एमआरएनए निकाला, उससे cDNA प्रोड्यूस करा। cDNA को क्या करा, cDNA से हमने क्या करा, हमने उसके लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर दिया। पर लिम्फोसाइट तो इमोर्टल नहीं है, वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड में मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फिर क्या है कि वो भी कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाया। तो बस एक कंप्लीट क्योर का बस एक ही प्रोसीजर है कि आप जब एम्ब्रियो कंडीशन में जब हो ना, तो उसमें टिश्यू में हम क्या कर देंगे,
रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसके में मतलब क्योरेबल जीन्स को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, उससे क्या होगा हमारा कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। पर इसने क्या है कि इसने ये नहीं पूछा कि क्योर इन द मतलब परमानेंट क्योर नहीं पूछा, इसने बोला है इन सम चिल्ड्रन एडी डेफिशिएंसी इन क्योर बाय। परमानेंट क्योर तो आपका किससे हो रहा था, जीन थेरेपी से हो रहा था, जीन जीन को ट्रांसप्लांटेशन कर रहे थे जब हो रहा था। पर इसने पूछा है कि क्या है, इसने पहला बोला है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, हाँ इससे भी हाँ भाई थोड़ा बहुत क्योर हो रहा है कि हाँ कि वो सरवाइव कर लेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ठीक है। एनी जीन ट्रांसप्लांटेशन, भाई हर एक कोई भी जीन उठा के तो डाल नहीं दोगे, ठीक है ये तो गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट्स आर डेवलप्ड इन। जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वहाँ पे गैमेटोसाइट्स आपके कहाँ डेवलप्ड होते हैं। अगर प्लाज्मोडियम को देखा जाए तो प्लाज्मोडियम आपका प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा में आपके क्या कहाँ पर आता है, प्रोटोजोन के अंदर आता है। प्रोटोजोन के अंदर कहाँ पर, स्पोरोजोन के अंदर आता है। और प्लाज्मोडियम को देखें, प्लाज्मोडियम के आपके दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है आपका, फीमेल एनोप्थिलीज। और सेकेंडरी होस्ट कौन था, ह्यूमन बीइंग होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो फीमेल एनोप्थिलीज होती है उसमें वहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लाज्मोडियम। और जो आपका सेकेंडरी होस्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर जब प्लाज्मोडियम आपका जो स्पोरोजाइटिक स्टेज में होता है, स्पोरोजाइटिक स्टेज में जब उसके सलाइवा के अंदर होता है फीमेल एनोप्थिलिस की, जब वो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को तो उसके सलाइवा के थ्रू स्पोरोजाइट क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। इस तरह से आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद आपके लिवर के पास जाते हैं। लिवर के पास आप क्या करते हैं, लिवर सेल्स को रैप्चर करते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, काफी सारी प्रोगेनी को डेवलप करते हैं। उसके बाद उसको रैप्चर कर देते हैं लिवर सेल को। लिवर सेल के बाद क्या करते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं किसके बाद, रेड ब्लड सेल के पास थ्रू ब्लड स्ट्रीम। जब रेड ब्लड सेल के पास पहुंचते हैं तो वहां पे क्या क्या कौन सी स्टेज होती है, मेरोजाइटिक स्टेज होती है। मेरोजाइटिक स्टेज में क्या होता है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। किसमें, आपके रेड ब्लड सेल में। जब क्या होता है कि आपके जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है ना रेड ब्लड सेल के अंदर, जब वो एंटर करते हैं तो वो अपनी प्रोगेनी को इंक्रीज करते जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे प्रोगेनी को इंक्रीज करते जाते हैं, प्रोगेनी इंक्रीज करने के बाद फिर रैप्चर करते हैं रेड ब्लड सेल। जब रैप्चर होगा तो सिम्टम्स ऑफ द प्लाज्मोडियम दिखने शुरू हो जाते हैं कि हीमोजोइंग दिखने से ठंड सी फील होने लग जाएगी। जितने भी सिम्टम है प्लाज्मोडियम के वो शो होने लग जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड होने लग जाते हैं। और गैमेटोसाइट्स में आपके मेल और फीमेल डेवलप्ड हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल डेवलप्ड हो जाते हैं तो आपके जो गैमेटोसाइट्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं रेड ब्लड सेल से। तो क्या होता है, जब फीमेल एनोप्थिलीस आपकी जो मॉस्किटो है, ये आप ये देख रहे हो, फीमेल एनोप्थिलीस जो मॉस्किटो दोबारा आप ब्लड शक करती है। जब ब्लड शक करने के बाद क्या होता है, जो गैमेटोसाइट हैं वो आपके किसमें, आपकी जो फीमेल एनोप्थिलीस के गट में चले जाते हैं। गट में जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, आपका जो उसके जो भी है फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो गट से जो स्पोरोजाइट है आपके कहाँ पर आता है, उसके सिलिवरी ग्लैंड में आता है। फिर आपकी स्पोरोजाइटिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके कहाँ पे गैमेटोसाइट डेवलप्ड हुए थे, रेड ब्लड सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग में होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, इसके गट में हुआ था, किसके, फीमेल एनोप्थिलीस के। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैच द कॉलम एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। आपका राइजोम क्या होता है, जिंजर होता है, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है आपका, इकोर्निया होता है। शकर कौन होते हैं, क्राइसेंथम होते हैं। लीफ बर्ड क्या होती है आपकी, ब्रायोफाइलम होता है। तो आपका ये हो गया ए का आर, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट और क्लस्टोगेमी क्या होता है। क्लस्टोगेमी वो फ्लावर होते हैं जो आपके ओपन नहीं होते। तो ओपन ही नहीं होगा तो पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, ना हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप्ड होगी। हेट्रोजाइगोसिटी जब ये तो डेवलप्ड होगी जब किसी का पोलन आके ट्रांसफर होगा उसके फ्लावर के पास, ना हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप्ड होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको।
नो पॉलिनेशन एजेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होगी। जीरोगेमी आपको दिखाता हूँ मैं, जीरोगेमी क्या होती है आपकी। ये आपको जीरोगेमी दिख रही है कि आपका ये एक है एंथर है, दूसरे के से पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू दूसरे के फ्लावर के पास, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो जीरोगेमी होगी ही नहीं, ठीक है ना। और क्या होगा, इट इज फेवर द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जब ओपन हो ही नहीं रहा है तो इंसेक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कुछ नहीं होगा जब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा ये हो गया नो पॉलिनेशन एजेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म कंटेनिंग, एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म क्या क्या कंटेन होता है, ठीक है। तो अगर हम वो देखें मेगास्पोर मदर सेल को देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे एम्ब्रियो सैक आपका बनता है। पहले आपका मेगास्पोर मदर सेल है आपके ये एक, उसमें क्या होगा, आपकी मियोसिस होगी, ये आपकी 2n कंडीशन स्टेज है, और उसमें एक बार होगा फिर दूसरी बार होगा, तो उससे क्या हो गया 8 आपके, वो 4 आपके मेगास्पोर बनते हैं, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसको हम बोलते हैं हम टेट्राड कंडीशन, ठीक है। उसमें से 3 आपके डी जनरेट हो जाएंगे, बस बचेगा एक। जब जो एक बचेगा इसको हम बोलते हैं मीरोजोइक, वो मोनोस्पोरिक कंडीशन, मोनोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं क्योंकि एक ही बचा। अब यही वाला जो बचा ना, वो यहाँ पर देखिए इसमें आ गया। अब क्या होता है, इसमें माइटोसिस होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार हुआ, फिर इससे 8 बन जाते हैं। 8 बनने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये दिख रहे हैं 3, तो यहाँ पर हो गए आपके, चले जाए एंड पे, एंटीबोडल सेल हो गए, और 2 आपके सिनर्जिड हो गए, और एक क्या हो गया आपका एग सेल हो गया, 2 क्या हो गया आपकी पोलर पोलर न्यूक्लियाई हो गई। तो दिख रहे हो आप, सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लियाई कंडीशन आपकी हो गई। तो हम इसको देखते हैं क्या बोला है, 3 तो हमारे, हम ऑप्शन को देखते हैं, 3 सेल्ड एग एपरेटस, 3 सेल्ड इन एग एपरेटस, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल, हाँ। 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया। हमारे पे 3 सेल ही तो है एग एपरेटस के पास, और 3 क्या है, एंटीपोडल सेल है, 2 क्या है हमारे पर, पोलर न्यूक्लियाई, हमारे पर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, बीटा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, बीटा थैलेसीमिया की जो जीन प्रेजेंट होती हैं वो कौन से नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं। अगर बीटा थैलेसीमिया देखा जाए, बीटा थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, जब बोथ पेरेंट्स में प्रेजेंट होगी जब ये आपकी प्रोग्रामी में शो होगी। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 11 है उसमें क्या होती है, एचबीबी जीन जो होती है उसका डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसका डिलीटिशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से बीटा ग्लोबिन जो चेन है उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, बोथ द जीन, या उसका डिलीटिशन हो जाता है, कौन सी जीन, एचबीबी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है। अगला क्वेश्चन क्या था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है जो आपको ट्राइसोमी शो करता है। ट्राइसोमी क्या होती है हमको पहले ये पता होनी चाहिए। जैसे हमारे ट्राइसोमी क्या है, 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। ये किसमें शो होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अगर एडवर्ड सिंड्रोम को देखा जाए, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होती है, ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 18 नंबर का क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम। इट इज a genetic disorder caused by the presence of the all or a part of the third copy of the chromosome number 18. Many part of the body is affected, baby often the bone of small, baby small होगा और having a heart defect होगा उसका, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। जैसे ही आप देखते हैं फीमेल गैमेट होते हैं एक्स एक्स, तो वो क्या होते हैं, नॉन डिसजंक्शन होते हैं, वो मतलब डिसजंक्शन नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है, एक्स एक्स तो एक ही एग में चले जाते हैं, और एक्स जीरो ये होता है उसमें एक में कुछ नहीं आता एग में। तो क्या होता है, जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है इनको, तो क्या होता है, जब इसको फर्टिलाइज करेगा एक में एक्स जाएगा एक में वाई, जब एक्स वाला फर्टिलाइज करेगा तो क्या फीमेल ट्रिपलेट हो गया है, ट्रिपल हो जाएगा, तो ट्रिपल एक्स बन जाएगी फीमेल।
तो क्या होगा, दूसरे में फर्टिलाइज करेगा, उसमें तो कुछ था ही नहीं एग के अंदर, तो क्या होगा, ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम इसके पास कम है एक्स वाला, तो क्या होगा, ये फीमेल टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसके क्रोमोसोम कितने नंबर हो जाएंगे, 45। ये हो जाएगी मोनोसोमी। मोनोसोमी हो जाएगी, इसमें एक क्रोमोसोम कम है तो ये मोनोसोमी होगी। अब क्या होगा, एक वाई वाला क्रोमोसोम जब डबल एक्स वाले को आपको फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इसको बोलेंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। और ये नॉट वाइबल हो जाएगा ये वाला, अगर वाई वाला इसको करेगा तो कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो अगर देखते हैं क्या होता है इन दोनों में, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है, हमको ये दिखाता हूँ कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपके 45 क्रोमोसोम है, और ये क्या शो कर रहे हैं, मोनोसोमी शो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फिनोटाइप देखा जाए तो क्या है, ये फीमेल है, ठीक है। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या है, आपके 47 क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो ये ट्राइसोमी कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल फिनोटाइप क्या है, आपका मेल है, ठीक है। और देखते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, सॉरी। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपके स्टेचर क्या होता है, शॉर्ट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर नॉट डेवलप्ड इन टर्नर सिंड्रोम। सेकेंडरी कैरेक्टर जो होते हैं फीमेल के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टेचर इसका टॉल होता है और थिन होता है, ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, इसमें पोअरली डेवलप्ड होते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में। अब बचा हमारे पास क्या, ये लास्ट, इसको बोलेंगे हम क्या, हमारे पास बचा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा आपका, इसमें ट्राइसोमी होगी आपकी 21 क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके, 21 वाला क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो हमारे पे किस में ट्राइसोमी मिली हमें, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में मिली, डाउन सिंड्रोम में मिली, और एडवर्ड सिंड्रोम में आपको ट्राइसोमी मिली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी सी डी। बी, सी और डी टर्नर सिंड्रोम में नहीं मिला, क्योंकि इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर 45 थे, और हमारे क्लाइन इसमें क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में आपका क्या था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में आपका क्या था, 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, एडवर्ड सिंड्रोम में आपका 18 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो ये दोनों तीनों क्या होगी, ट्राइसोमी होगी, और ये वाला होगी आपकी मोनोसोमी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, बी सी डी आपका क्या शो कर रहे हैं, ट्राइसोमी शो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, द वाटर मिनरल फूड आर जनरली मूव बाय विच सिस्टम। वाटर मिनरल और फूड किस सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। क्या होता है, ये मास फ्लो होता है बल्क में, किसके बेस पर, प्रेशर डिफरेंस के बेस पर क्या होता है, मूव करता है किसके अंदर, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। द मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज एक्सप्लेन बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है कि अब लीफ होती है, लीफ के अंदर आपका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज तो क्या है आपका रिएक्टिव है, और क्या है रिड्यूसिंग है, तो भाई वो तो किसी से और से रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। जब सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिएक्टिव है, तो जब सुक्रोज बन जाता है तो कंपेनियन शेल क्या करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करते हैं, फ्लोएम में अपलोड करते हैं। जब फ्लोएम में अपलोड करेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, डीपीडी बढ़ जाएगा, फर्दर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगी, क्या फ्लोएम की सीप ट्यूब के पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने आने लग जाएगा फ्लोएम के अंदर। आपका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो जाइलम पे क्या है, आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यहाँ पर हाइपरटोनिक है, यार हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक के पास क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या आगे जाएगा, आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। क्या होगा, जब वाटर आएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो आप ये यहाँ है ना आपके सीव ट्यूब के थ्रू पास होने के बाद यहाँ पर आपके, जहां पर आपकी सेल को रिक्वायरमेंट होगी उसकी एनर्जी की, जब जरूरत होगी तो क्या होगा, वहां से क्या होगा, अनलोडिंग शुरू हो जाएगी, इस सुक्रोज की अनलोडिंग शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, वो भी अनलोडिंग के बाद क्या होगी, आपकी एक्टिव प्रोसेस होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जब आपकी अनलोडिंग होगी, जो सिंक होगा ना, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी सुक्रोज की,
वहां पे अनलोड होगा, अनलोड होके वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्टार सेलुलोज या ग्लूकोज में, जिस चीज फॉर्म में उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ से अनलोडिंग हो गई तो कंसंट्रेशन तो फिर डिक्रीज होने लगी यहाँ पर। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो, और यहाँ लेकिन जाइलम में तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगा आपका वाटर। तो ये क्या है आपका प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। तो क्या होगा, आपका मास फ्लो हो रहा है बल्क में, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच। हर्चेस चेज एक्सपेरिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर्चेस चेज एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, आपको पता है कराया गया था कि आपका डीएनए से जेनेटिक मटेरियल क्या किया था, हमने प्रोटीन को हमने रेडियो एक्टिव लेवल कर दिया था, और डीएनए को हमने क्या कर दिया था, प्रोटीन को हमने सल्फर रेडियो एक्टिव कर दिया था, और उसको डीएनए को हमने क्या कर दिया था, फास्फोरस रेडियो एक्टिव कर दिया था। और रेडियो एक्टिव करने के बाद किसका करा था हमने, बैक्टीरियोफेज वायरस का कर दिया था। बैक्टीरियोफेज का जब हमने करा था ना, तो फिर उसे हमने इन्फेक्ट करवाया किसके ऊपर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। जब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब वो आपका डीएनए मटेरियल बैक्टीरियोफेज का गया, तो उससे हमें पता पड़ा कि हाँ डीएनए से जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो इससे हमें पता पड़ा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन जो आपकी है, जो कैप्सिड है पर कैप्सूल जो है वायरस वायरस का, वो ट्रांसफर नहीं होता। ओनली क्या होता है आपका, डीएनए ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। हर चीज चीज एक्सपेरिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हर चीज चीज एक्सपेरिमेंट और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, गलत हो गया। मेल्शन स्टोल एक्सपेरिमेंट और रेडियो एक्टिव, नहीं। मेल्शन में क्या होता, सेमी कंजर्वेशन मेथड हुआ था। सेमी कंजर्वेशन मेथड क्या हुआ था, क्या होता, हैवी आइसोटोप यूज करा था NH4Cl का। NH4Cl का हैवी आइसोटोप यूज किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी से उसे सेंट्रीफ्यूज करके हमने क्या करा था, इसको हमने देखा था कि कैसे ये डीएनए में जब एक एक साइकिल के बाद कैसे डीएनए आगे बढ़ रहा है, मतलब कि लाइट डीएनए और हैवी डीएनए को उसमें डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव तो यूज नहीं किया था, यहाँ पर हमने हैवी आइसोटोप यूज करा था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे मेल्सन उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। ये भी हमारा गलत हो गया। हर चीज एक्सपेरिमेंट ऑफ वायरस यूज, हाँ बैक्टीरियोफेज वायरस यूज किया गया था, ठीक है। हमारे दो ठीक है, ठीक है। अब हमें हर चीज एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए क्या होता है। हर चीज एक्सपेरिमेंट हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करा था, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज यूज किया था। बैक्टीरियोफेज से हमने इन्फेक्ट कराया था इकोलाई बैक्टीरिया को। और मेल्थन म्यूज एक्सपेरिमेंट में हमने क्या था, सेमी कंजर्वेशन मेथड का यूज किया था, जिसमें हैवी आइसोटोप यूज करा था, और उसमें हमने इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था। हर चीज में दिखते हैं एल्फ्रेड हर्चर मेल्थस चीज को 1952 में आपने ये क्या दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, ये आपको बैक्टीरियोफेज दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज में आपने हमने क्या करा है, रेडियो लेबल्ड क्या कर दिया, इसका कैप्सोमर कैप्सूल को हमने रेडियो लेबल्ड कर दिया, और यहाँ पे क्या डीएनए को लेबल्ड कर दिया है किसको, फास्फोरस रेडियो एक्टिव से। तो हमने अलग अलग कलर में शो करा है। तो क्या करा है हमने, इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्टेड कराया। इन्फेक्टेड कराने के बाद क्या होगा, कैप्सोमर तो कैप्सूल तो आपका बाहर रह जाएगा, लेकिन डीएनए तो अंदर जाएगा आपका इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो हमने लेकिन तो हमने तो कोटेड तो जो सल्फर से जो रेडियो एक्टिव सल्फर किया था, वो तो कैप्सूल को किया था, कैप्सूल तो बाहर रह गया। जब कैप्सूल बाहर रह गया आपका, तो जब कैप्सूल बाहर रह गया, तो कैप्सूल बाहर रहने के बाद क्या हुआ, आपका ये बाहर रह जाएगा। जब हम ब्लेंडिंग करेंगे, एजिटेशन करेंगे, तो आपके कैप्सोमर क्या होंगे, ये क्या होंगे, कैप्सूल जो का हट जाएंगे उससे। और जब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो पता पड़ेगा कि इसके अंदर तो कोई आपकी आया ही नहीं, मतलब वो जो सल्फर जो रेडियो एक्टिव था, वो तो डीएनए के अंदर पहुंचा ही नहीं। तो ठीक है, सेम ऐसी इसी में करा हमने। इसमें भी क्या करा हमने, इन्फेक्शन कराया, लेकिन हमने फास्फोरस क्या था, रेडियो एक्टिव था। जब रेडियो एक्टिव या इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो आपका कैप्सूल तो हट जाएगा, लेकिन हमारा डीएनए तो रेडियो एक्टिव था। जब रेडियो एक्टिव था, आपका फास्फोरस कंटेनिंग था, तो उसके जब हम ब्लेंडिंग कराएंगे तो कैप्सूल तो हट जाएंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, जब हम पता करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, तो जब दोनों को देखेंगे ना सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो उसमें हमें पता पड़ेगा कि इसमें तो भाई रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, लेकिन इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। तो इससे ये पता पड़ता है कि आपका जो है डीएनए से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है आपका थ्रू द बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, हम मेल्थस मेसलन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, मैथ्यू मेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हमने क्या करा कि ये सेमी कंजर्वेशन मेथड है। सेमी कंजर्वेशन मेथड में क्या हुआ कि हमने ये डीएनए लिया था ना, अपने डीएनए डीएनए में क्या करा हमने, डीएनए को हमने किसमें, NH4Cl में हमने क्या करा,
हमने क्या रख दिया एक्स एक्स इसको। उसके बाद क्या करा हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया और हमने क्या करा, हैवी आइसोटोप्स की जो था डीएनए जिसमें कन्वर्ट था, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर दिया। सेंट्रीफ्यूज हमने किससे करा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने इसको अलग किया। जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी से हमने अलग किया तो जो हैवी आइसोटोप्स का जो डीएनए था ना, जो हैवी चेन का था, वो अलग हो जाएगा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी से। जब फिर हम उसे नॉर्मल सॉल्यूशन में डालेंगे। नॉर्मल सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन में इकोलाई की जो लाइफ साइकिल होती है वो 20 मिनट की होती है, जो डीएनए को रेप्लिकेट करती है। जब वो रेप्लिकेट करेगा नॉर्मल सॉल्यूशन में तो आपका क्या होगा, हाइब्रिड बन जाएगा। एक लाइट चेन हो जाएगी, एक हैवी चेन हो जाएगी। तो आपके ये लाइट चेन और हैवी चेन के दोनों दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, 20 मिनट बाद फिर एक अलग साइकिल चलेंगे, उससे 2 से 4 बनेंगे। फिर 4 बनेंगे तो 4 में क्या होगा आपका, 2 हैवी चेन ही रहेंगी, क्योंकि हम नॉर्मल, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन का है, या हमने क्या कर दिया, ये वाले जो हमारे नॉर्मल सॉल्यूशन में डाले हैं। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में तो ये क्या आएंगे, नॉर्मल में रहेंगे। तो क्या हुआ, जो आपके ये तो 2 के 2 ही रहेंगे। और इसके बाद जो ये वाला अलग होगा, उसको सेमी कंजर्वेशन मेथड से ये अलग अपना बना लेगा। जब जो हैवी वाला सेमी कंजर्वेशन मेथड से बनाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन में, तो ये अपने हाइब्रिड बना लेगा, ये अपना हाइब्रिड बना लेगा, ये नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि इससे हमारा क्या पता पड़ा कि हमारी जो सेमी कंजर्वेशन मेथड है वो चल रहा है कि कैसे चल रहा है सेमी कंजर्वेशन मेथड। हमने क्या करा कि हम किससे सेपरेट किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी से इससे सेपरेट किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हमारे ह्यूमन सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, हमें ये बताना है। तो अगर न्यूक्लियोसोम को देखा जाए, अगर न्यूक्लियोसोम को हम कंबाइन करें तो हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। और हमारे एक डीएनए के अंदर, जो ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर आपके कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखें क्रोमेटिन के अंदर, तो ऐसा दिखता है आपको। ये आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम दिख रहा है। ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या है, आपका डीएनए रैप्ड है। डीएनए के पास आपका नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब तो ये बाइंड करे हुए हैं। और जो डीएनए बाइंड है उसके ऊपर, न्यूक्लियोसोम के ऊपर, उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर बता रहा हूँ 200 बेस पेयर है। 200 बेस पेयर हैं। ठीक है। तो 200 बेस पेयर आपके क्या है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट है। और हमारे डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। और क्या हुआ, हमने क्या करा कि इसको हमने क्या करा, हमने टोटल बेस पेयर से हमने एक न्यूक्लियोसोम को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। हमने टोटल बेस पेयर कितने थे और हमने एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जितने बेस पेयर है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें पता पड़ गया कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है कितने, एक ह्यूमन डीएनए के ऊपर। और एक न्यूक्लियोसोम है उसके ऊपर जो आपके बेस पेयर है कितना है, 200 बेस पेयर है। तो हमारे पे कितने न्यूक्लियोसोम आ गए, 3.3 इंटू 10⁻⁷ बेस पे वो न्यूक्लियोसोम हमारे आ गए। ठीक है। 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम हमारे आ गए, कि हमारे पास इतने न्यूक्लियोसोम एक ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैच द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विद द रेस्पेक्टिव माइक्रो प्रोडक्ट लिस्टेड इन कॉलम बी। आपको क्या दे रखा है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दे रखा है, उसके साइड में आपके माइक्रोब शो कर रखा है। ठीक है। तो हमारा पहला है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका किससे प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और अगला क्या है, एसिटिक एसिड किससे होता है आपका, हमने इसे कर दिया। एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है आपका, एसिटोबैक्टर से होता है। आपका एसिटोबैक्टर हमने ये कर दिया। ब्यूटेरिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है आपका, क्लोस्ट्रोडियम से। ठीक है। और इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है हमारा, सैक्रोमाइसिटी से, जो ईस्ट है हमारी। ठीक ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का O, सेकंड का P, थर्ड का M। ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैच द फॉलोइंग। हमें इसके बताने के पर्टिकुलर माइक्रोब्स ये दे रखा है और उसके पर्टिकुलर इसका फंक्शन क्या है। ऑस्किलिटेरिया क्या काम करती है आपका, आपका क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये साइनोबैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देता है। ट्राइकोडर्मा क्या करता है आपका, फ्री लिविंग फंगी होती है आपकी। ठीक है। राइजोबियम, आपको राइजोबियम पता होगा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम के साथ।
किसके साथ? लेग्यूम के साथ। और क्या किस टाइम क्या करता है ये? लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और लैग हीमोग्लोबिन आपका क्या है? एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और इसके अंदर नाइट्रोजनियस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है। एजायोबैक्टर क्या काम करता है? एजायोबैक्टर क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीलेटेरिया हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। ट्राइकोडर्मा आप क्या? फ्री लिविंग फंगी होगी आपकी। और राइजोबियम क्या हो गया आपका? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया आपका। एजायोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।